अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ मोहित अहमद, जैसा कि सर फहद ने आपको बताया। मैं अपने बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि मैं क्या करता हूँ और मेरी क्या क्या मसरूफियात हैं। तो बेसिकली मैं खुद एक BScs का स्टूडेंट हूँ जो कि लास्ट ईयर मेरा चल रहा है। इसके अलावा मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, मतलब कि जिन पर मेरे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। तो इसी बेस पर या इसी बिहाफ पर मैं आपको इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आता है मुझे, वो आपको शेयर करूँगा। तो चलते हैं अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ। चलिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का। देखते हैं कि क्या है। आज जो कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले जो हम बात डिस्कस करेंगे वो ये कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इंट्रोडक्शन पहले करना चाह रहे हैं या पहले पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो इस कोर्स का है वो ये है कि हमें AI की जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्लियर हो जाए। हमें पता हो कि मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, हमें पता हो कि डीप लर्निंग क्या चीज़ है, हमें पता हो कि अगर डेटा साइंस के बारे में बात हो रही है तो वो क्या चीज़ है, और हमें पता हो प्रॉपरली AI की डेफिनेशन कि क्या AI है और किन चीज़ों से मिलकर AI बनती है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। जो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है ये है कि हम ये जान सकें कि AI रियलिस्टिकली क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इस बारे में मुख्तलिफ लोगों की एरा पाई जाती हैं कि कुछ लोग इस तरह बात करते हैं या इस तरह की हाइप क्रिएट करते हैं कि ये सब कुछ कर सकती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। जबकि कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोग इसको डिग्रेड करते हैं कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मशीन कुछ भी नहीं कर सकती या जो डिवाइस है वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो हम इस चीज़ पर भी फोकस करेंगे कि भाई AI व्हाट कैन डू और व्हाट कैन नॉट डू। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तीसरा ये कि हम देख सकेंगे कि हम जिस फर्म में, जिस कंपनी में, जिस ये कहने के आपके जिस सॉफ्टवेयर हाउस में, कि जिस किसी भी डोमेन में हम काम करते हैं, चाहे वो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, चाहे वो एज अ टीम लीड काम करते हैं, चाहे वो एज अ ये कहने के बिजनेसमैन काम करते हैं, चाहे हम पियून की ही जॉब क्यों ना करते हो, तो हमारा लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम किस तरह और किस शोबे में AI को इम्प्लीमेंट कर सकें और किस तरह से AI का फ़ायदा उठा सकें। हम देखेंगे कि अगर हम मशीन लर्निंग के कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्रोजेक्ट शुरू कैसे किया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होंगी, क्या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी AI कंपनी बन सकती है। तो ये देखना पड़ेगा। ये हम जान सकेंगे कि कोई कंपनी अपने आप को शिफ्ट करना चाहती है या पिवट करना चाहती है, किसी भी सॉफ्टवेयर फर्म में या किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में ट्रांसफ़र करने चाहती है, या ये कह रहे हैं कि एक AI बेस्ड कंपनी बनना चाहती है, तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट करना पड़ेंगी, क्या मतलब कि उसको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो अपनी जो उसका डोमेन है वो चेंज कर सके AI के अंदर। और मज़ीद ये है कि हमें ये भी पता हो कि मैं एज अ स्टूडेंट, कि मैं एज अ टीम लीड क्या कर सकता हूँ AI में। तो ये हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। उम्मीद है कि कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये जो आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में साइंटिफिक रिसर्च में जहाँ जहाँ भी IT की बात होती है, जहाँ जहाँ भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात होती है, तो ये कहने कि जहाँ जहाँ भी ऑटोमेशन की बात होती है, आज के दौर में AI के बगैर मुकम्मल नहीं है। की वजह
उसकी वजह ये है कि इस वक्त जितनी भी स्टैटिस्टिकल्स रिपोर्ट हैं जो शो करती हैं बिजनेस के बारे में, रेवेन्यू जनरेशन के बारे में, वो बताती हैं कि कितना ज़्यादा बिजनेस या कितना ज़्यादा रेवेन्यू एआई के थ्रू जो इंडस्ट्री में होने वाला है। जिस तरह एक मैकेंजी की रिपोर्ट है जो कि एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसका ये कहना है कि 2030 तक 13 बिलियन तक की जो इंडस्ट्री होगी वो सिर्फ एआई की होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो कि एआई में शिफ्ट हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या ये जो 13 ट्रिलियन का जो एक मैकेंजी की रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ना मैंने गूगल से कहीं कॉपी पेस्ट किया है, ये एक रिपोर्ट है जो कि ये बताता है कि रेवेन्यू बताता है कि आने वाले वक्तों में कौन सा बिजनेस और किस बिजनेस की मदद से इतना जनरेशन, मतलब कि इतना जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। तो उसके मुताबिक ये है कि एआई जो है वो इतना 13 ट्रिलियन का जो बिजनेस है वो करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सिर्फ एआई ही करेगी? क्या ये सिर्फ एआई ही के टीम लीड करेंगे? तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तो इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर एआई को हम अपने डोमेन में इम्प्लीमेंट करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, तो मैं अपने डोमेन को देखूंगा और मैं ये चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि एग्रीकल्चर में मैं एआई को किस तरह से इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं ऑयल एंड गैस में काम करता हूँ, वहाँ पे मैं एक सुपर मैनेजर हूँ या सुपरवाइज़र हूँ या बॉस हूँ या मैं बिजनेसमैन हूँ, तो वहाँ पे मैं एआई को यूज़ करते हुए अपना रेवेन्यू किस तरह से इंक्रीज कर सकता हूँ। ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, ट्रैवल एजेंसी की बात कर लें, तो ये सारे डोमेन मिलाकर जो बात की जाएगी वो इस 13 ट्रिलियन के ऊपर हमारे पास आई। तो ये इसके जनरेशन के बारे में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एआई। हमारे पास दो टाइप्स की एआई होती हैं। एक कहलाती है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और दूसरी कहलाती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जितनी भी डेवलपमेंट है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में, और अभी तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई या डेवलपमेंट नहीं हुई। पहले हमें समझना पड़ेगा कि जनरल इंटेलिजेंस क्या है और नैरो इंटेलिजेंस क्या है। तो पहले आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जिसमें कोई एक मॉड्यूल या कोई एक एजेंट या कोई एक रोबोट जो है कोई भी एक सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा। जबकि जनरल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ये एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसमें एक ही मॉड्यूल हर तरह से इंटेलिजेंटली काम करेगा। अब इसको देखते हैं। एएनआई में हमने देखा कि भाई एक सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने एक मॉड्यूल बनाया। अब उस मॉड्यूल का काम ये है कि वो ये जस्टिफाई करेगा कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। तो उसका वो सिंगल टास्क होगा, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके बताएगा कि हाँ आया कि मेरे एक रूम है, उस रूम में कैमरा लगा हुआ है, और सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है कि हाँ ये फैन है, ये हमारे पास पिलो पड़ा हुआ है, ये विंडो है, तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। इसी तरीके से एक मॉड्यूल बना हुआ है जो कि एक बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहा है, जस्ट लाइक मेल और फीमेल को जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ ये इस तरह की इमेज है तो इसको मेल कहेंगे और इस तरह की इमेज है तो इसको फीमेल कहेंगे। तो ये एक सिंगल टास्क परफॉर्मेंस है। जबकि अगर हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो बेसिकली जो जनरल इंटेलिजेंस है इसका असल मकसद ही एआई का यही है कि जो हमारा मॉडल है वो जनरली परफॉर्म करे। इसमें होगा क्या कि जिस इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि हम जैसे इंसान, अब इंसान हर मल्टीपल काम करता है, वो देखता भी है, वो चलता भी है और वो बातें भी करता है, और जो कोई भी इन्वायरमेंट में सिचुएशन होती है उसके बिहाफ पर वो एक्शन करता है। अगर कहीं खुशी है तो वो खुशी वाला रिएक्शन होगा, अगर कोई गमी है तो वहाँ पे गमी वाला रिएक्शन करेगा। मतलब क्या है
कि वो जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को एडजस्ट करेगा और उसके मुताबिक रिएक्शन करेगा और देन प्रेडिक्ट भी करेगा। अब मिसाल के तौर पर कि कहीं बहुत सारा रश लगा हुआ है, चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है, तो हम क्या समझते हैं कि भाई यहाँ पे कोई अनप्लेजेंट वाकया हुआ है, तो उसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि उसको सॉल्व करें। तो ये जो सारा काम हम कर रहे हैं कि हम एक मतलब कि हम चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपनी चीज़ों को जज भी कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम हमारे एक ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है। और उस ब्रेन को अगर मैं एक ही टर्मिनोलॉजीज में बात करूँ, वो एक मॉडल है। और जितने भी एक्शंस हम कर रहे हैं वो प्रोसेस है कि जो भी मैं खा रहा हूँ तो वो एक एक्शन है जो हमारे मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, जो मैं पी रहा हूँ वो एक एक्शन है हमारे मॉडल में प्रोसेस हो रहा है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और बीच में कोई इंटरप्शन आती है तो उसको किस तरह से हैंडल करूँ, तो ये एक प्रोसेस है जो हमारे एक मॉडल में हो रहा है, दैट इज ब्रेन। तो इसी तरह का एक ऐसा हम मॉडल बना हुआ हो और वो जनरली ही सबको डील कर रहा हो, तो उस तरह की इंटेलिजेंस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जो सिर्फ एक ही सिंगल टास्क परफॉर्म करे, मतलब कि जो जिसके लिए हमें काम दिया गया सिर्फ वही करे, तो वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है हमारे पास। उसका जो है उसको हम लेते हैं। चलिए, अब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की एग्जांपल क्या है। हम ये देखते हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रोग्रामर हो, चाहे वो हमारे पास बिजनेसमैन हो, चाहे वो हमारे एक कॉमन से बंदे हो जैसे मैं और आप, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, वो ज़्यादातर स्मार्ट स्पीकर यूज़ करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि अक्सर मेरे घर के बच्चे क्या करते हैं, इनको अगर कार्टून देखने हो वो जाएंगे गूगल पे जाएंगे, गूगल असिस्टेंट का बटन क्लिक करेंगे और बोलेंगे मोटू पतलू कार्टून, तो वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी आ जाती है। उन्होंने क्या किया देखा जाए तो, हालांकि उन्हें ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है ना कोई वो चीज़ समझ सकते हैं, उन्होंने ये इस स्मार्ट स्पीकर ने चीज़ों को आसान कर दिया। वो गए जैसे उन्होंने बटन इनेबल किया और वो अपने डिजायर्ड आउटपुट जहां वो जाना चाहता था वो चले गए। तो जो स्मार्ट स्पीकर्स हैं, जैसे कि एप्पल की सीरी है, अमेजोन का एलेक्सा है, वो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आती है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में। दूसरा है बहुत ही पॉपुलर कहने के सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार एक ये कहने कि ये भी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की है। उसमें अब बज़ाहिर तो हमारे पास ये नज़र आ रहा है कि भाई सेल्फ ड्राइविंग कार तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि उसमें बहुत सारे काम काम परफॉर्म हो रहे हैं, और जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आर्टिफिशियल जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है उसमें जो लोकेशंस वाले की जो लोकेशन को ट्रैक करना होता है, उसके लिए एक अलग मॉडल जो होता है वो ट्रेन हुआ होता है। इसी तरीके से जो हमारे गाड़ियों को जो एनवायरनमेंट में कार्स चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उनको लोकेशन को ट्रैक करने वाला एक अलग मॉडल हुआ होता है। और जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं और जो साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं यू टर्न के, स्टॉप के, कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर आ गया, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, इस तरह के जेस्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग मॉडल ट्रेन हुआ होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, वो एक ही सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए ही ट्रेन हुए होते हैं और उनको एक जगह मिलाकर हम कार में फिट कर देते हैं। तो वो काम ऐसा लगता है कि वो जनरली चल रहा है, बेसिकली वो काम जनरली नहीं चल रहा होता, वो हर मॉडल अलग अलग अपना काम कर रहा होता है। तो ये भी हमारे पास आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में आता है। तीसरा जो हमारे पास आ रहा है AI टू डू वेब सर्च, कि हमारी जो सर्चिंग का बिहाफ होता है, अगर हम नेट पे कोई सर्चिंग करते हैं या अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं, जो कोई हम चाहे मूवीज़ की बात करें, चाहे हम कोई अच्छी सी बुक्स के बारे में रिसर्च करें, चाहे हम स्पोर्ट्स के बारे में रिसर्च करें, तो हम ये कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करते हैं कि हमें वैसे ही रिकमेंडेशन रिसीव होना शुरू हो जाता है। कि अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ आना या डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ आना शो हो जाएंगी। अगर मैं बुक्स के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ तो ये बुक्स के बारे में रिसर्च मेरे पास जो है डिस्क्रिप्शन आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो मेरी रिक्वायरमेंट है या मैं जो नेट पर जो भी सफरिंग करता हूँ उसके बारे में मेरे पास ये जो आउटपुट है वो आना शुरू हो जाता है। ये ऐसा होता कैसे है,
बेसिकली जो हम नेट पर सफरिंग करते हैं उसका पीछे एक लॉग बन जाता है कि जो जो हमारी सर्चिंग होती है उसका एक लॉग बनता है। वो लॉग जाता है उस मॉडल के पास, मॉडल में वो लॉग प्रोसेस होता है, देन प्रोसेस होने के बाद हमें वो एक आउटपुट देता है जो कि हमें हमारी स्क्रीन पर नजर आता है। तो जितने भी मैंने आपके भी ये बात करी है कि मैं स्मार्ट स्पीकर की बात कर लूँ, सेल्फ ड्राइविंग कार की बात कर लूँ या वेब सर्चिंग की बात कर लूँ, तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में है। और यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है एआई एप्लीकेशन इन फार्मिंग और इन अ फैक्ट्री, कि हमारे पास एआई एप्लीकेशन भी बन रही है और इससे रिलेटेड काम भी हो रहा है। अब यहाँ पे आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो ये कह लें कि एक गोल है, एक मिशन है, एक मकसद है इस चीज को अचीव करने का। ये लिखा हुआ है दे कैन डू एनीथिंग अ ह्यूमन कैन डू और मे बी, कि ये मकसद है कि जो काम इंसान करता है वैसा ही काम मशीन करने लग जाए। जिस तरह से इंसान डिसीजन लेता है वैसा ही जो एक हम ऐसी मशीन बनाए कि वो डिसीजन लेने लग जाए। तो ये इसका एक मकसद है। अब बात करते हैं प्रोग्रेस की, कि प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में भी और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में भी। तो मैंने भी आपको बताया कि जितनी भी प्रोग्रेस हुई है अभी वो और सिर्फ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक रिसर्चर के लिए एक बहुत बड़ा डोमेन है, एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है जिस पर वो रिसर्च भी कर रहे हैं। और जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं या ये कह लें कि जिनको सिर्फ एआई नाम की हद तक वाकिफ है, वो उन लोगों में ये डर पाया जाता है या ये कह लें कि एक फियर पाया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक ऐसा रिपोर्ट बन गया कि जो वो इंसान की तरह बिहेव करता है तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में इंसान कम हो जाए और मशीन ज़्यादा हो जाए, या ये कहने के जो मशीन्स हैं वो इंसानों पर डोमिनेंट हो जाए। तो जो टेक्निकल लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके नज़दीक ये बात बेमानी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कि ना ही इंसान के ऊपर कोई मशीन हावी होगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है, उसको तमाम मखलूक़ात पर शर्फ हासिल है, चाहे वो कोई इसमें मखलूक हो। अल्लाह ताला ने जितनी सारी मखलूक बनाई है लेकिन उस पर शर्फ हासिल है। तो इंसान जो चीज़ बनाएगा तो उस पर अपना कंट्रोल लाजमी रखेगा। तो ये बात समझने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई अचीविंग एजीआई विल टेक टाइम, के एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। तो रिसर्चर का इस बारे में कहना है कि इसको हम 100 साल में भी अचीव कर सकते हैं, 200 साल में भी कर सकते हैं और 1000 साल भी लग सकते हैं। सोचे कि अगर 1000 साल में 100 साल में ऐसा काम नहीं हुआ तो 200 साल में भी हो सकता है, 200 साल में नहीं हुआ तो 300 साल में भी हो सकता है, 400 साल में भी हो सकता है, इस तरह से हजारों साल में भी हो सकता है। तो फिलहाल तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये किस तरीके से होगा, कहाँ 100 साल कहाँ 1000 साल। तो ये बात समझाने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा समझाने के तौर पर, कि अगर मैं पीछे 10,000 साल वाले बंदे को उठाकर पूछूं कि भाई कि एक ऐसा दौर आने वाला है कि जिसमें हम क्या करेंगे कि इंसान जो है हवा में ट्रेवल करेंगे, दुनिया के एक कोने से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक मिनटों में बात हो सकेंगी, सालों का सफर घंटों में तय होने लगेगा, तो जाहिर सी बात है उसको ये बात समझ में नहीं आई। तो अभी फिलहाल ये बात हमें समझनी है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो उसके बिहाफ पर ये काम भी हो जाएगा, तो इतना टाइम लगेगा। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा जिस पे हम काम करेंगे वो है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होती है? बेसिकली मशीन लर्निंग की हमारे पास 3 टाइप्स होती है, जो कि एक कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी कहलाती है अनसुपरवाइज लर्निंग, और जो तीसरी टाइप कहलाती है हमारे पास वो कहलाती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अब ये सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है इसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक जो इमेज शो हो रही है उसमें एक इनपुट ऑडियो जा रहा है जिसको मैंने ए कहा है, और एक आउटपुट आ रहा है जिसको मैंने बी कहा हुआ है। इसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो इनपुट है हम अपने एक मॉड्यूल को देते हैं, वो मॉड्यूल उस इनपुट को प्रोसेस करता है
और जिस चीज के लिए वो मॉडल बना हुआ है उस बिहाफ पर वो आउटपुट देता है। तो यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो हमारे पास एक ऑडियो क्लिप आ रहा है, और उसका जो आउटपुट आ रहा है उस ऑडियो क्लिप का वो लेकर टेक्स्ट में दे रहा है। इस तरह की एप्लीकेशंस को हम कहते हैं एप्लीकेशन स्पीच रिकॉग्निशन, जो कि एक सुपरवाइज्ड लर्निंग की हमारे पास क्या है, एक टाइप है। इसी तरीके से सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक और टाइप आती है। इसमें हम क्या करते हैं, क्या भाई हमारे पास एक लैंग्वेज है ए, जो कि इंग्लिश है, आप कुछ और से कोई और से भी लैंग्वेज ले लें। वो जो इंग्लिश है वो हम अपने मॉडल को देते हैं, मॉडल उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, और जिस चीज़ पर वो मॉडल ट्रेन किया गया है उस बिहाफ पर वो आउटपुट जनरेट करता है। अब यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है हमारे पास एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश टेक्स्ट है, और जो आउटपुट आ रहा है वो चाइनीज टेक्स्ट है, क्योंकि इस पर ही मॉडल ट्रेन हुआ है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को हम कहते हैं इस एप्लीकेशन मशीन ट्रांसलेशन। ये भी हमारे पास एक सुपरवाइज्ड लर्निंग के जुमरे में आता है। मजीद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास कि इनपुट जो है एड आ रहा है, कि अक्सर जो एड्स होते हैं, एडसन्स वगैरह की बात की जाए तो, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि जो जो हम सर्च करते जाएंगे पीछे हमारा उसका लॉग बनता जाएगा, वो लॉग हमारे मॉडल के पास जाएगा, उस मॉडल के बेस पर हमें एड्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स के बारे में सर्चिंग करूँ तो कि मुझे मेडिसिन के एड आ रहे हो। अगर ऐसा है, पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो उसके पीछे क्या हुआ हुआ है कि जो हमारा मॉडल है वो गलत डेटा पर ट्रेन हुआ हुआ है। तब जाहिर सी बात है, जब वो गलत डेटा पर ट्रेन हुआ हुआ है तो गलत प्रिडिक्शन करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स के ही ऐड आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं बुक्स के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो मुझे बुक्स के बारे में एड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास एक सुपरवाइज्ड लर्निंग के हिस्से में आता है। और मजीद बात के हमारे पास जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, कि रिडार की तरफ से इनपुट लिए जाते हैं, कैमरास की वजह से इनपुट लिया जाता है, और कार की पोजीशंस को ट्रैक किया जाता है कि एक कार मेरी कार से कितने फासले पर चल रही है, या मुझे उस कार से अपनी कार को कितने फासले पर चलाना है, कितने टाइम पहले ब्रेक मारना है, लोगों को देखकर अपने आप को किस तरह से बिहेव करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कितनी स्पीड रखनी है, या ये कह लें कि बारिश के वक्त अपनी गाड़ी को किस तरीके से चलाना है। इन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। डिफरेंट मॉडल्स बने हुए हैं, डिफरेंट मॉडल इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं और देन एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये भी हमारे पास इसमें आता है, सुपरवाइज लर्निंग में आता है। या फिर ये कह लें कि एक और एग्जाम्पल है जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में होती है। मिसाल के तौर पर मैं, अब ये काम आसान भी हो गया। क्या मिसाल के तौर पर मेरी एक कंपनी है जिससे मोबाइल वगैरह सेलफोन्स वगैरह बनते हैं। अब मैंने सेलफोन्स वगैरह बना दिया। अब उसको टेस्ट भी किया जाएगा। पहले क्या होता था कि टेस्टिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता था, क्वालिटी इंश्योरेंस वाले के बंदे होते थे, और सेल फोन को लेकर टेस्ट करते थे, या कोई भी प्रोडक्ट XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो किसी भी फर्म में या किसी भी फैक्ट्री में उसको टेस्ट करते थे। देन टेस्ट करने के बाद उसको पास करते थे। अब उसकी जगह हम कोई विजुअल इंस्पेक्शन का कैमरा लगाता है। वो जो कैमरे के पीछे एक मॉडल ट्रेन हुआ होगा जो कि सही प्रोडक्ट पर ट्रेन हुआ होगा। अगर कोई गलत प्रोडक्ट आती है तो वो हमें बीप कर देगा, अलार्म कर देगा, या हमें नोटिफाई कर देगा कि ये जो प्रोडक्ट है आपने जो बनाई है ये टेस्ट में फेल हो चुकी है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को हम विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं, या ये कहने के एक विजुअल इंस्पेक्शन का एक प्रोसेस है जो हमें ये बता रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट बना है वो किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है, या ये पास भी है या फेल भी है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा आउटपुट में डिफेक्ट्स 0 और 1 में आ रहा है, तो 0 और 1 ऊपर भी था। इसका मतलब ये है कि ये हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन करके बता रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही नहीं है। ये इन दो चीज़ों पे चल रहा है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या हुई, इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो ए आ रहा है, और जो आउटपुट आ रहा है वो बी आ रहा है। मतलब क्या है, अभी तक जो हमने सीखा है, जो मॉडल को हम चीज देंगे वो ए होगा, और मॉडल जो चीज हमें देगा वो बी होगा। मतलब क्या है इस बात का, मैंने इनपुट दिया वो ए है, मुझे आउटपुट वो क्या है मेरे पास, बी है। तो सुपरवाइज लर्निंग को अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जो कि ए टू बी मैपिंग करती है। मतलब क्या है, इनपुट आया ए, मॉडल के पास गया, मॉडल ने उस इनपुट ए को अपने बी पर मैप कर दिया। तो जस्ट
एक 2 लाइन की डेफिनेशन है सुपरवाइज्ड लर्निंग की कि ए टू बी मैपिंग। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में होता क्या है? तो ये होता है कि जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसा मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ जो मेल और फीमेल को क्या आइडेंटिफाई करेगा। मैंने अपने कंप्यूटर को, अपने मॉडल को मेल की फीमेल पिक्चर दिखाई और एक फीमेल की पिक्चर दिखाई। अब मॉडल को तो नहीं पता, मतलब के सिस्टम या डिवाइस को तो नहीं पता ये इमेज किसकी है, मतलब वो उसको, क्योंकि उसके लिए तो ये एक 01 या पिक्सल्स के फॉर्म में डेटा आ रहा है, तो उसको हमें बताना पड़ेगा। तो साथ साथ में मेल की इमेज के साथ उसका लेबल भी दूंगा कि हाँ ये मेल की इमेजेस के पैटर्न को लर्न करो। जब पैटर्न को लर्न कर जाओ तो उसको एक लेबल दे दो कि ये मेल है। इसी तरीके से फीमेल की इमेज को लर्न करो, उसके पैटर्न को लर्न करो, और उसके साथ मैंने एक ट्रेनिंग के दौरान ही उसको एक लेबल दे देंगे फीमेल है, तो वो लर्निंग करेगा। डेटा के साथ उसके लेबल की भी लर्निंग करेगा। जब मैं उसको टेस्ट करूंगा तो जब टेस्टिंग के दौरान क्या होगा, वो इमेज को देखेगा, उसको लर्न करेगा, फिर जो उसने डेटा को अब पिक्चर्स में लर्न किया होगा, अगर वो जिस चीज में मिल रहे होंगे, अगर वो फीमेल में पैटर्न्स मिल रहे होंगे जो हमने लेबल दिया, उसके मुताबिक वो लेबल दे देगा कि हाँ ये हमारे पास फीमेल है, यानी कि 0 है। और अगर वो मेल में मिल रहे होंगे तो वो क्या देगा, मेल है, जो कि क्या है, 1 है। तो इस तरह की लर्निंग क्या होती है, हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग होती है। अच्छा, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये अमाउंट ऑफ डेटा और परफॉर्मेंस के बिहाफ दिख रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ डेटा होगा उतनी परफॉर्मेंस होगी। अब यहाँ पे जो आ रहा है कि जब ट्रेडिशनल एआई की बात करते थे कि जितना अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा हम प्रोवाइड करते थे तो परफॉर्मेंस उसकी इतनी आ जाती है और परफॉर्मेंस लॉक हो जाती थी, फिर वो परफॉर्मेंस वेरी नहीं करती थी, क्योंकि एक ट्रेडिशनल एआई थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि उसमें न्यूरल नेटवर्क का ऐड कर दिया, जब हमने न्यूरल नेटवर्क ऐड कर दिया तो उसकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि बढ़ गई है। जब हमने थोड़ा डेटा बढ़ाया और उसमें स्मॉल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया तो उसकी परफॉर्मेंस और बढ़ गई है। फिर हमने न्यूरल नेटवर्क का साइज इंक्रीज करते गए तो परफॉर्मेंस उसकी और बढ़ती गई। और जब हमने लार्ज न्यूरल नेटवर्क पे आ गए तो उसके परफॉर्मेंस देखते हैं कि साथ साथ डेटा के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी वेरी कर रही है। परफॉर्मेंस वेरी कर रही है, इसका क्या मायने हैं, या मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस वेरी कर रही है तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो रही है। दूसरा ये मजीद आसान कि वो जब वो प्रिडिक्ट करेगा वो उतना ही अच्छा अंदाज में प्रिडिक्ट करेगा, मतलब कि उसमें गलती का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा, ये कहने के ना होने के बराबर होगा अगर हमने सही प्रिडिक्ट किया है। और लार्ज न्यूरल नेटवर्क को अब यहाँ पे एक बिग डेटा कह रहे हैं, जो कि एक अलग ही टर्मिनोलॉजी है। अच्छा जी, अब इनको हम न्यूरल नेटवर्क का जब हम मॉडल बनाएंगे तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। हमारा जो कंप्यूटेशनल पावर है वो हमारे पास इस काबिल नहीं होते हैं, जो हमारे पास आमतौर पर जो हमारे पास सिस्टम होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो उसको कैलकुलेट कर सकें। तो हमें इसके लिए जीपीयूज टीपीयूज की ज़रूरत होती है। जब हम अपने प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन की तरफ आएंगे तो इस चीज़ को हम वहाँ पे सही से क्लियर कर लेंगे। तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन आई, वो है मशीन लर्निंग। और हमने देखा कि व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? जस्ट वो ए टू बी मैपिंग होती है, जस्ट इनपुट टू आउटपुट मैपिंग होती है। तो यहाँ तक हमारी एक पहली क्लास थी। अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। आप लोगों को जहाँ तक भी कोई सवाल है तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम मिलते हैं। शाहिद, आपको जो सवाल है वो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे।